बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप अपनी सेहत की अच्छी हालत में होंगे। तो आज का जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन है वो है टॉपिक टाइन जिंक कैप्सूल। जिंक कैप्सूल जो प्रोडक्ट है टाइन्स का, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये कैप्सूल बेसिकली इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कैसे जिंक जो है वो हमारी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं, मुख्तलिफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, उसमें जो है वो जिंक का क्या किरदार है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ट्रेनिंग। टॉपिक है हमारा टाइन जिंक कैप्सूल्स। तो टाइन जिंक जो है इसको ट्रेस एलिमेंट भी कहा जाता है। अब ट्रेस एलिमेंट का क्या मतलब है? ट्रेस एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो आंसर होते हैं जो बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस बहुत अहम होती है। होते वो छोटी क्वांटिटी में है लेकिन इम्पोर्टेंस उनकी बहुत अहम होती है। तो जिंक इज़ नेसेसरी ट्रेस एलिमेंट फॉर बॉडी। ये एक हमारी पूरी जिस्म के लिए एक अहम ट्रेस एलिमेंट है। ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स कंटेन जिंक। हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सब में क्या जिंक जो है वो पाया जाता है। जिंक कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी एंड मस्ट बी इंजेस्टेड फ्रॉम आउटसाइड। तो जिंक जो है वो हमारी बॉडी में जो डाइजेशन होती है या जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं, उसमें जिंक कहीं पे भी नहीं बनता। तो इसी वजह से हमें क्या करना होता है, जिंक के सप्लीमेंट्स लेने होते हैं, बाहर से जिंक की इनटेक लेनी होती है। इसकी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं कि एट 1500 BC पीपल बिगेन टू यूज जिंक मटेरियल इन ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीजेज। 1500 BC में जो लोग होते थे वो क्या करते थे, जिंक को यूज़ करते थे मुख्तलिफ़ किस्म की स्किन डिजीज़ के लिए। स्किन की जो बीमारियाँ होती थी तो उसकी ट्रीटमेंट में जिंक का इस्तेमाल करते थे। इसके बाद 1934 में साइंटिस्ट फाउंड दैट एनिमल्स ग्रोथ नीड जिंक। 1934 में कुछ साइंसदानों ने मुख्तलिफ तजुर्बात किए। तो उन तजुर्बात में उन्होंने देखा कि एनिमल्स की ग्रोथ के लिए एनिमल्स की ग्रोथ में जिंक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल उसने अदा किया था। उसके बाद 1961 में कुछ साइंटिस्ट थे, Bayrasa and others found a group of people suffering dwarfism due to zinc deficiency in Iran. ईरान में 1961 में इस एरा के दौरान जो है वो जो लोग पैदा होते थे उनमें ड्वार्फिज्म होती थी, उनके कद जो है वो छोटे होते थे। तो बाद में स्टडी हुई और उसमें ये पाया गया कि इसकी वजह जो है वो भी जिंक की डिफिशिएंसी थी। इसके बाद 1969 में US डॉक्टर क्लेडरमैन फाउंड दैट टेकिंग जिंक कैप्सूल्स हेल्प्स टू एक्सेलरेट वुंड हीलिंग। 1969 में ये फिर पता चला कि जो फिर 1969 में क्या हुआ कि डॉक्टर्स थे, US का एक डॉक्टर था, डॉक्टर क्लेडरमैन। उसने क्या किया, उसने मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात किए। तजुर्बात में उसने क्या देखा कि वाउंड हीलिंग का जो प्रोसेस है, जो हमारे जिस्म में ज़ख़म जब भरते हैं या ज़ख़म की रिकवरी होती है, तो उसमें उसने स्टडी किया कि जिंक का रोल उसमें स्टडी किया। तो उसने जो क्लेडरमैन US का डॉक्टर था, उसने ये उसकी स्टडी के मुताबिक ये नतीजा निकला कि जो जिंक है वो वाउंड हीलिंग में जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद 1980s में क्या हुआ, टेकिंग जिंक ट्रीटेड मेल इनफर्टिलिटी। मर्दों में जो बांझपन होता है, इनफर्टिलिटी, तो उसमें भी जिंक डिफिशिएंसी का एक बहुत अहम किरदार है। और ये जो तजुर्बा किया गया था ये 1980s में किया गया। तो 1980 में ये पता चला कि जो मैन की इनफर्टिलिटी है वो भी जिंक डिफिशिएंसी की एक अलामत है, एक सिम्टम है। इसके अलावा इम्पोर्टेंस जो मर्दानगी का जो तौलीदी निज़ाम होता है उसमें भी जिंक का बहुत अहम किरदार होता है। अब आते हैं जिंक एंड बॉडी के, हमारे बॉडी में जिंक क्या किरदार जो है वो अदा करता है। जिंक टेक पार्ट इन सिंथेसाइजिंग ऑफ ओवर 300 एंजाइम्स। क्या मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स बनते हैं। पूरे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म में एंजाइम्स भी बनते हैं, फिर वो एंजाइम मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ये जिंक क्या करता है, उन एंजाइम्स की सिंथेसिस में
वो हेल्प करता है। जो एंजाइम्स हमारी बॉडी में बनते हैं, जो एंजाइम्स हमारे जिस्म सिंथेसाइज करता है, उनकी प्रोडक्शन में जो है वो जिंक का एक अहम किरदार है। इसके बाद इट एक्सेलरेट्स सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ एंड इम्प्रूव हेयर एंड स्किन। क्या हमारे पूरे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की सेल डिवीजन्स होती है, माइटोसिस, मियोसिस, उन प्रोसेस के नाम है जिस प्रोसेस के थ्रू हमारी पूरी बॉडी के सेल जो है वो डिवाइड होते रहते हैं रेगुलरली, और फिर वो ग्रो करते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो क्या होता है कि जो सेल डिवीज़न में जो सेल की डिवीज़न होती है उसमें भी जिंक का जो है वो एक अहम किरदार है। इसके अलावा जो हेयर बालों की और स्किन की ग्रोथ है उसमें भी जो हेयर सेल्स होते हैं या जो स्किन के ऊपर जो सेल्स होते हैं तो उनकी प्रोडक्शन में जिंक जो है वो एक इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। इसके बाद इट प्रमोट कंप्लीट बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में जो ग्रोथ डेवलपमेंट होती है, पूरी बॉडी जो डेवलप कर रही होती है, बोन्स या मुख्तलिफ ऑर्गन जो डेवलपमेंट स्टेज में होते हैं स्पेशली चिल्ड्रन में, क्योंकि ये डेवलपमेंट स्टेज है वो चिल्ड्रन में मोस्ट सबसे ज़्यादा होता है। तो इस एज में जिंक जो है वो सबसे ज़्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में इस स्टेज में मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स की डेवलपमेंट हो रही होती है, हमारे बोन्स की डेवलपमेंट हो रही होती है। तो उस बोन्स की डेवलपमेंट, उस ऑर्गन की डेवलपमेंट में जिंक का जो है वो एक अहम किरदार है। इसके बाद इट इम्प्रूव्स इनफर्टिलिटी, जैसे हमने जिक्र किया, बांझपन, मर्दों में जो बांझपन होता है उसको भी ये ख़त्म करता है, और मेल की जो है वो सेक्सुअल एबिलिटी वो उसको बेहतर बनाता है। इसके बाद इट इफेक्ट्स टेस्ट एंड एपेटाइट। हमारे मुंह में या स्पेशली टंग में मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट बर्ड्स होते हैं। उन टेस्ट बर्ड्स का क्या काम होता है कि जो टेस्ट की जो सेंस होती है, ठीक है, वो उनमें होती है। तो ये क्या करता है, आपकी ये सेंस ऑफ टेस्ट को इम्प्रूव करता है, जो आपके चखने का जो टेस्ट है, जो निज़ाम है, उसको बेहतर बनाता है। एंड एपेटाइट, और जो भूख लगने का, जब इंसान को भूख लगती है तो उसमें भी जो है वो जिंक का अहम किरदार है। इसके बाद इट इज़ गुड फॉर आइज़ एंड आईसाइट। हमारे नज़र की कमज़ोरी के लिए भी जिंक जो है वो एक बेहतरीन ट्रेस एलिमेंट है। इसके अलावा ये क्या करता है, प्रिवेंट सेंसाइल डिमेंशिया। सेंसाइल डिमेंशिया हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो याददाश्त का, अचानक याददाश्त का चले जाना, इसको सेंसाइल डिमेंशिया कहते हैं। तो उसको भी ये बचाने में जिंक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद है इट इम्प्रूव्स हीलिंग ऑफ बॉडी वॉन्ड्स। हमने जिक्र किया जो वॉन्ड हीलिंग का जो प्रोसेस है, जो जख्म के भरने का प्रोसेस है, उसको भी ये जिंक क्या करता है, प्रिवेंट करता है, इसको इम्प्रूव करता है। अब आते हैं कॉजेज ऑफ जिंक डिफिशिएंसी। जिंक डिफिशिएंसी की कॉजेज के क्यों जिंक डिफिशिएंसी सबसे पहले होती क्या है। जिंक डिफिशिएंसी बॉडी में हमारी जो एक लेवल होती है जिंक की, तो जिंक का लेवल अगर उससे कम हो जाए तो इसका मतलब है कि जिंक की डिफिशिएंसी है। अब जिंक की डिफिशिएंसी जो है उसकी क्या कॉजेज हैं, क्यों जिंक की डिफिशिएंसी होती है, तो बेसिकली 4 कॉजेज हैं इसकी। सबसे पहले जो है वो इनएडिक्वेट इनटेक। पहली वजह तो ये हो सकती है कि जो जिंक हम बाहर से ले रहे हैं तो वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हैं। जितना जिंक हमें चाहिए होता है तो हम हमारी खुराक में उतना जिंक जो है वो शामिल नहीं है। दूसरी वजह जो है वो मेल एब्जॉर्प्शन। हम जिंक जो ले रहे हैं, ठीक है, वो रिक्वायर्ड अमाउंट में तो हम ले रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी में उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, वो हमारे स्टमक से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जा रहा। इसका मतलब है कि हमारे एब्जॉर्प्शन में, जिंक के एब्जॉर्प्शन में कोई मसला है। तो ये दूसरी वजह हो सकती है। तीसरी वजह जो है वो डिमांड इंक्रीज। तीसरी वजह ये हो सकती है कि जो हमारे बॉडी में जो जिंक की डिमांड है वो बढ़ जाती है। जिन प्रोसेस में जिंक यूटिलाइज हो रहा है, जो ऑर्गन्स जो है वो जिंक यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उन ऑर्गन्स की जो है वो एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, उनको जिंक ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। तो जिंक डिफिशिएंसी की एक ये भी कॉज हो सकती है, क्योंकि जब ज़ाहिर बात है, जब कोई चीज़ आपको ज़्यादा चाहिए और आप उसके मुताबिक उसकी इनटेक नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जिंक की डिफिशिएंसी होगी। इसके बाद है टू मच लॉस। चौथी वजह ये हो सकती है कि जो हमारे बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स की एलिमिनेशन होती है, जो लॉस होता है, इसी तरह जिंक का भी मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस में जिंक लॉस होता है। तो आप एक वजह ये हो सकती है कि जो लॉस हो रहा है वो अपने नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब है कि जो
डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में जो जिंक लॉस होता है वो या यूरिन में चला जाता है, या फिर स्वेटिंग, जब बंदे को पसीना आ रहा होता है तो उसमें भी जो है वो जिंक का लॉस होता है। तो या अगर किसी बंदे को ज़्यादा पसीना आ रहा है, उसकी यूरिनेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि उससे उसके जिस्म से जिंक भी जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में निकल रहा है। तो ये मेन 4 कॉजेज़ हो सकती हैं जिंक डिफिशिएंसी की। अब आगे बढ़ते हैं जिंक डिफिशिएंसी इन चिल्ड्रन के। चिल्ड्रन में, जो बच्चों में जिंक की डिफिशिएंसी कैसे होती है। अब 60% ऑफ चिल्ड्रंस डेली इनटेक ऑफ जिंक इज लेस देन हाफ ऑफ द WHO रिकमेंडेड अलाउंस। जिंक का जो RDA है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, तो उसके मुताबिक 60% जो बच्चे हैं वो क्या है, जिंक डिफिशिएंसी का शिकार हैं। इसका मतलब है कि अगर टोटल 100 बच्चे हैं तो उनमें जो है 60 चिल्ड्रन में क्या है, वो जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है वो फॉलो नहीं हो रहा। वो जो जिंक इनटेक हो रही है, जिंक वो ले रहे हैं, तो वो रिकमेंडेड डेली अलाउंस से कम ले रहे हैं। द डेली zinc intake of children with age 1 to 6 is only 50% of the dietary standard। और जो 1 से लेके 6 साल तक के जो बच्चे हैं तो वो जो जिंक ले रहे हैं वो स्टैंडर्ड, जो जिंक लेने के लिए जो मयार रखा हुआ है, जो स्टैंडर्ड रखा हुआ है, उसके 50% ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जिंक का मयार ये स्टैंडर्ड में ये है कि 1 से 6 साल के बच्चों के लिए जो है वो फॉर एग्जांपल 10 mg ऑफ जिंक रिक्वायर्ड है, तो उसका अब जो है वो अब तक ओनली 50% ही ले रहे हैं। इसका मतलब है कि वो ओनली 5 mg ही ले रहे हैं। इसके बाद है द चिल्ड्रंस जिंक डिफिशिएंसी रेट इन चाइना रीच 60%। और चाइना में ये बहुत ज़्यादा है, 60% जो चिल्ड्रन हैं उनमें क्या है, जिंक की डिफिशिएंसी है। अब बढ़ते हैं हैज़र्ड्स ऑफ जिंक डिफिशिएंसी। जिंक डिफिशिएंसी की हैज़र्ड्स की तरफ के जिंक डिफिशिएंसी के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले है मेंटल रिटार्डेशन। हमने पहले भी जिक्र किया था कि जिंक जो है वो इसका मेंटल हेल्थ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंडक्शन होती है हमारी ब्रेन में, जो मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं, जो मेमोरी की स्टोरेज होती है, तो उसमें जो है वो जिंक रिक्वायर्ड होता है। तो जब जिंक की डिफिशिएंसी है, जिंक उस क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है बॉडी के लिए, तो क्या होगा कि जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो क्या होगी, कमज़ोर होगी। मेंटली आप जो है वो बंदा क्या होगा, रिटार्डेड होगा, उसका IQ लेवल कम होगा, उसकी मेमोरी कम होगी, जितनी भी ब्रेन से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस है वो आपके क्या होंगे, वीक होंगे। दूसरे नंबर पे है लो बोन डेंसिटी। जो आपके बोन्स होंगे वो भी वीक होंगे, मतलब उसकी डेंसिटी कम होगी, उसमें बोन का जो मैट्रिक्स होता है, जो मगज़ होता है, वो कम होगा। जब बोन की डेंसिटी आप वीक होगी तो इसका मतलब है कि आपके ओवरऑल बोन्स जो है वो वीक होंगे और आपको फ्रैक्चर जो है वो ईजिली हो सकते हैं। इसके अलावा पेरोरेक्सिया वो कंडीशन है जिसमें खुराक जो है वो खुराक की तलब बढ़ जाती है। अमूमी खुराक की जो हम आम चीज़ें लेते हैं, मतलब ऐसी जंक फूड जो है उसकी तलब जो है वो बढ़ जाती है। हेल्दी फूड जो है वो उसकी तलब नहीं रहती। ये भी जिंक डिफिशिएंसी की वजह से होता है। और आजकल जो बच्चे हैं उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, वो ये चिप्स और कैंडीज़ वगैरह, इसकी तरफ उनका वो ज़्यादा होता है, रुझान ज़्यादा होता है, और ऑर्गेनिक फूड जो है वो बिल्कुल नहीं खाते। तो ये भी क्या है, जिंक डिफिशिएंसी की एक अलामत है। इसके बाद इन्फेक्टेबिलिटी का मतलब है कि आपको इन्फेक्शन लगने का चांस जो है वो बढ़ जाता है। इन्फेक्शन क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हमने पहले भी जिक्र किया था, जिंक का जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इम्यून सिस्टम में। इम्यून सिस्टम जो है हमारा मुदाफ़ित निज़ाम जो है उसको मेंटेन, उसको बैलेंस रखने में जो जिंक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब जिंक की डिफिशिएंसी होगी तो हमारा इम्यून सिस्टम उस तरीके से काम नहीं कर रहा होगा। जब इम्यून सिस्टम हमारा काम नहीं करेगा तो मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन, मुख्तलिफ़ किस्म के जर्म्स, वायरसेस, बैक्टीरिया जो है वो हम पे ईज़िली अटैक कर सकते हैं और हमें इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर सकते हैं। तो हाई इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा होना ये भी जिंक डिफिशिएंसी की एक अलामत है, एक सिम्टम है। ग्रोथ रिटार्डेशन, जो एज बढ़ने के साथ साथ जो ग्रोथ डेवलपमेंट होती है, आपकी जो हाइट डेवलपमेंट होती है, वो भी जिंक डिफिशिएंसी की वजह से मुतासिर हो रही होती है। आप जो है वो मेंटल ग्रोथ, आपकी
जिस लेवल पे आपके हम उम्र जिस लेवल पे है, जिस लेवल पे उनकी ग्रोथ है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो ग्रोथ वो नहीं रहती। इसके अलावा एनोरेक्सिया हो सकता है, जो एनोरेक्सिया का मतलब है भूख ना लगना। तो जिंक की डिफिशियंसी जो है वो एनोरेक्सिया भी कॉज कर सकती है। वो चिल्ड्रन या वो एडल्ट क्या होंगे, वो उनको भूख नहीं लगेगी, और भूख जब नहीं लगेगी तो इनडायरेक्टली ये फिर और भी कंडीशन उनकी वर्स कंडीशन की तरफ जा रही है, क्योंकि जिंक डिफिशियंसी के साथ साथ फिर जो है वो बाकी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी भी इसके साथ हो जाती है। इसके अलावा स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन चेंजेस, हमारी जो स्किन है, जो जल्द है, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारी नोस्ट्रल्स के बिनी जो लाइनिंग है, जो लेयर है, उसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। या फिर हमारी स्टमक में मुख्तलिफ एपिथेलियम के ऊपर जो लेयर होती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, तो उसमें चेंजेस आते हैं, हमारी स्किन में चेंजेस आते हैं, ये भी जिंक डिफिशियंसी की वजह से। इसके बाद है निक्टोलोपिया वो कंडीशन है जिसमें ये अक्सर कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनकी रात को नज़र जो है वो प्रॉपर नहीं लगती। दिन को तो उनकी नज़र ठीक होती है, लेकिन रात के अंधेरे में नज़र उनकी बिल्कुल जो है वो चली जाती है, उनको रात के अंधेरे में कुछ नहीं नज़र आता। तो ये भी जो है वो जिंक डिफिशियंसी की वजह से ये कंडीशन भी हो सकती है। अब हेयर लॉस, जिंक जो है वो हमने जिक्र किया था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसका हमारी हेयर की ग्रोथ में। तो जब हेयर जिंक की डिफिशियंसी होगी तो हमारे हेयर जो है वो जल्दी से गिरेंगे, बाल वीक होंगे, कमज़ोर होंगे, और हेयर फॉल या हेयर लॉस जो है वो ज़्यादा होगा। इनफर्टिलिटी, बांझपन, क्योंकि मेल की सेक्सुअल एबिलिटी जो है उसमें भी जिंक का एक इम्पॉर्टेंट किरदार है। जो जब जिंक की डिफिशियंसी होगी, जिंक जो है वो उस लेवल पे नहीं होगा, तो मेल जो है वो इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकते हैं। इसके बाद डिक्लाइन इन इम्यूनिटी, जो क़ुव्वत मुदाफ़त है आपका, वो उसमें क्या होगा, डिक्लाइन होगा। वो जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़त आपका वीक होगा। जब क़ुव्वत मुदाफ़त वीक होगा तो आपके मुख्तलिफ जर्म जो है, वायरस, बैक्टीरिया, वो ईज़िली आप पे अटैक कर सकेंगे और आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद है इफ़ेक्ट विजन, ये आपके नज़र को मुतासर करता है। बाज़ लोगों की वजह जिंक डिफिशियंसी की वजह से नज़र जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, शॉर्ट साइटेडनेस होती है, या फिर रात के अंधेरे में उनको कुछ नज़र नहीं आता। हमने वो कंडीशन पीछे भी डिस्कस की, उसको कहते हैं निक्टोलोपिया। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये सारी विजन से रिलेटेड हैं। तो इसका मतलब है कि जिंक की डिफिशियंसी वो क्या कॉज कर सकती है, विजन से रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस भी कॉज कर सकती है। इसके अलावा स्लो रिकवरी ऑफ वाउंड हीलिंग जब होती है, ज़ख़म की रिकवरी का जो स्टेज होता है, उसमें भी जिंक जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो अगर जिंक हमारी बॉडी में उस लेवल पे नहीं है, हमारी बॉडी में जिंक की डिफिशियंसी है, तो हमारा जो वाउंड हीलिंग का प्रोसेस है, जो ज़ख़म की रिकवरी का प्रोसेस है, वो स्लो डाउन हो जाएगा। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ जिंक। मेल में जो जिंक का रोल है, जो किरदार है हमारी बॉडी में, उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है, ये इम्प्रूव सेक्सुअलिटी, ये आपकी सेक्सुअल एबिलिटी को इम्प्रूव करता है। कैसे? ओनली विद एनफ जिंक इन ह्यूमन बॉडी कैन द exuberant sexual desire be guaranteed and sexual function as well as reproductive ability be kept normally. Doctor treat impotence with zinc. Zinc is an essential nutrient for the synthesis of male hormones. सेक्सुअल एबिलिटी में क्या होता है कि मेल के हार्मोन्स होते हैं, मुख्तलिफ सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं, वो रिलीज़ होते हैं। वो सेक्सुअल हार्मोन फिर सेक्सुअल डिज़ायर अराउज करते हैं। सेक्सुअल डिज़ायर के बाद मुख्तलिफ जो सेक्सुअल फ्लूइड है, जिसे सीमन कहते हैं, वो जाके रिलीज़ होता है। तो सेक्सुअल हार्मोन्स के प्रोडक्शन में, उसके सिंथेसिस में जिंक का जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स है वो प्रॉपर बन रहे हैं, उनकी क्वांटिटी प्रॉपर है, तो जो सेक्सुअल अरोजल आएगा मेल में वो भी नॉर्मल लेवल पे होगा, और जो सेक्सुअल फ्लूइड, जो सीमन जिसे हम कहते हैं, वो भी जो है वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में जो है वो रिलीज़ होगा। इसके बाद है प्रोटेक्ट प्रोस्टेट। प्रोस्टेट असल में मेल में एक ग्लैंड होता है जिसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, ये जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड रिलीज़ करता है,
जो सीमन जो होता है इसमें एक अहम कंपोनेंट होता है ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड। तो ये क्या करता है, उस प्रोस्टेट ग्लैंड को भी हेल्दी रखता है, उसकी एक्टिविटी को बेहतर बनाता है। द हेल्दी प्रोस्टेट स्टोर्स हाई अमाउंट ऑफ जिंक विच इज़ मोर देन एनी अदर ऑर्गन एंड टिश्यूज। और ये जो प्रोस्टेट में होता है इसमें जिंक की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। द प्रोस्टेटिक फ्लूइड कंटेन्स एन एंटीबैक्टीरियल इंग्रेडिएंट विच इज़ अ जिंक कंटेनिंग प्रोटीन। प्रोस्टेटिक फ्लूइड में क्या होता है, एक एंटी बैक्टीरियल इंग्रेडिएंट अज्जा होते हैं उसमें, एंटीबैक्टीरियल। वो क्या करते हैं, जिंक कंटेनिंग प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली, जिंक कंटेनिंग जिसमें प्रोटीन्स होती हैं जिसमें क्या होता है, जिंक होता है। तो क्या करते हैं, इन क्रोनिक प्रोस्टाइटिस पेशेंट्स द जिंक कंटेंट डिक्रीजेस सिग्निफिकेंटली एंड द एंटीबैक्टीरियल एबिलिटी आल्सो बिकम वीक और डिसअपीयर। तो जिनको जिंक की डिफिशियंसी होगी उनमें जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड है, ठीक है, वो प्रॉपर अमाउंट में रिलीज़ नहीं होगा। जब वो प्रॉपर अमाउंट में रिलीज़ नहीं होगा तो उनकी जो बाकी जो सीमन है वो उस क्वांटिटी में जो स्पर्म्स बनते हैं या जो सीमन होता है वो उस क्वांटिटी में जो है वो नहीं बनेगा और वो जो है वो मेल सेक्सुअल इम्पोर्टेंस का शिकार हो सकते हैं। इसके बाद है मेंटेन मेंस नॉर्मल स्पर्मेटोजेनिक फंक्शन। स्पर्मेटोजेनिक कहते हैं स्पर्म्स की प्रोडक्शन को। जिंक का जो है वो जैसे हमने जिक्र किया ये प्रोस्टेट ग्लैंड की एक्टिविटी को हेल्दी रखता है, उसमें प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो है उसकी सिक्रेशन में अहम किरदार अदा करता है। तो प्रोस्टेटिक इन सारे सिक्रेशंस के बाद ही जाके स्पर्म बनते हैं। तो अगर हमारी प्रोस्टेटिक की हेल्थ जो है वो प्रॉपर है, हमारे बॉडी में प्रोस्टेटिक सिक्रेशन प्रॉपर हो रही है, तो जो स्पर्म्स हैं उनकी मैचुरेशन भी, स्पर्म जब बनते हैं तो बनने के बाद इनकी दूसरी स्टेज होती है स्पर्म मैचुरेशन की। तो अगर स्पर्म रिक्वायर्ड क्वांटिटी में बन तो नहीं रहे हैं लेकिन वो अगर मैच्योर नहीं हो रहे तो फिर भी जो है वो जाके जो फीमेल की एग के साथ जो मिलने का निज़ाम है वो भी जो है वो नहीं होता। तो क्या है, द स्टैंडर्ड ऑफ जिंक कंटेंट इन स्पर्म इज़ 15 to 30 mg पर 100 ml। 100 ml का जो स्पर्म होता है, जो सीमन होता है, तो उसमें क्या है, जिंक 15 से लेके 30 mg तक जिंक होता है। जिंक पार्टिसिपेट्स द होल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड मैचुरेशन प्रोसेस ऑफ द स्पर्म। ये क्या करता है कि जो ग्रोथ का प्रोसेस है या स्पर्म की मैचुरेशन का प्रोसेस है उसमें क्या करता है, पार्टिसिपेशन करता है। It will lead to once a male is lack of zinc, it will lead to a decrease in the number of sperm। अगर किसी बंदे को, किसी मेल को जिंक की डिफिशियंसी है, उसमें जिंक की क्वांटिटी कम है, तो क्या होगा, will lead to the decrease in number of sperm। नंबर ऑफ स्पर्म उस मेल में, उस बंदे में क्या होंगे, कम होंगे, या फिर जो सीमन होगा, जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड होगा वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में नहीं बनेगा, या फिर जो स्पर्म की मैचुरेशन है वो फिर नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, जिंक। अगर हमारी बॉडी में जिंक का लेवल प्रॉपर है तो हमारा जो हमारे जिसमें सीमन बन रहा है वो भी प्रॉपर बनेगा, जो स्पर्म बन रहा है स्पर्म की काउंट भी प्रॉपर होगी और स्पर्म की मैचुरेशन, ये सारे प्रोसेस क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। मेन आर इजीली टू सफ़र फ्रॉम जिंक डिफिशियंसी। जो मर्द हजरात हैं उनको जिंक डिफिशियंसी जो है वो उनका रिस्क जो है वो जिंक डिफिशियंसी का रिस्क ज़्यादा होता है। वन टाइम ऑफ नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी विल कॉज द लॉस ऑफ 1.8 mg सीमन जिंक। एक दफ़ा अगर मेल जो सेक्सुअल एक्टिविटी करता है उसमें क्या होता है, 1.8 mg ऑफ सीमन जिंक जो है वो ज़ाया होता है, विच इज़ इक्वलेंट टू जिंक कंटेंट ऑफ 300 ग्राम लीन मीट। ये जो कंटेंट है, एक दफ़ा जो सेक्सुअल एक्टिविटी में जो लॉस होता है, तो ये 300 ग्राम ऑफ लीन मीट, जो डीप फैटेड मीट है, जिससे जिस गोश्त से फैट कंटेंट रिमूव करके जो मीट बनता है उसे लीन मीट कहते हैं। तो 300 ग्राम ऑफ लीन मीट के बराबर है ये 1.8 mg ऑफ जिंक। इसका मतलब है कि 300 ग्राम में जितना जिंक होता है उतना जिंक मेल जो है वो एक दफ़ा की सेक्सुअल एक्टिविटी में ज़ाया करते हैं। अब आते हैं रिकमेंडेड डेली अलाउंस की तरफ। द डेली जिंक अलाउंस रिकमेंडेड बाय चाइना रिपब्लिक यूनियन ऑफ न्यूट्रिशन इज़ क्या है, वो 0 से लेकर 6 मंथ के बच्चों के लिए 3 mg डेली। इसके बाद 6 से 12 माह के जो बच्चे होते हैं उनके लिए 5 mg पर डे,
और जो 1 से लेकर 10 साल के बच्चे जो होते हैं उनके लिए 10 mg पर डे ये जो है वो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है। इसके अलावा जो 10 साल से ऊपर जो लोग हैं उनके लिए 15 mg डेली रिकमेंडेड डेली अलाउंस है जिंक की। अब आते हैं फूड कंटेनिंग रिच इन जिंक। ऐसी कौन सी खुराकें हैं, ऐसी कौन से फूड है जिसमें जिंक कंटेंट क्या होता है, सबसे ज़्यादा होते हैं। तो एनिमल फूड में जो है वो जिंक का कंटेंट ज़्यादा, स्पेशली सी फूड जो होते हैं उसमें जिंक का कंटेंट ज़्यादा होता है। और सी फूड में स्पेशली ऑयस्टर एक टाइप ऑफ फिश है, उसमें सबसे ज़्यादा जिंक कंटेंट होता है और उसके 100 ग्राम में 712.2 mg ऑफ जिंक होता है। 100 ग्राम जो ऑयस्टर का होता है उसमें 712 mg जिंक पाया जाता है। इसके अलावा प्लांट फूड कंटेंट लेस जिंक, जो पौधों से जो खुराक हम लेते हैं इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जो दालें वगैरह, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए। तो इनमें क्या होता है, जिंक का कंटेंट एज कंपेरेटिवली टू एनिमल सोर्स जो है वो कम होता है। द कंटेंट इज अबाउट 3 to 5 mg पर 100 mg में ऑलमोस्ट 3 से लेकर 5 mg तक जिंक होता है। द प्लांट फूड कंटेन मोर फाइटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड सेलुलोज विच हैंडल्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ जिंक। अच्छा, कि जिंक प्लांट सोर्स में जिंक कंटेंट क्यों कम होता है, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी अज्जा होती हैं जो क्या करती हैं, जो जिंक की एब्जॉर्प्शन जो है वो उसको रोकती है। क्या होता है, जिंक कैसे हमारी बॉडी में जाता है। सबसे पहले तो हम जो फूड लेते हैं, ठीक है, उसमें फॉर एग्जांपल वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में जिंक तो है, वो हमारे स्टमक में चला गया। अब स्टमक से वो क्या होगा, वो आगे एब्जॉर्ब होगा हमारी ब्लड सर्कुलेशन में। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, जो मैंने जिक्र की फाइटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सेलुलोज वगैरह, ये चीज़ें क्या करती है, उस एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को स्लो डाउन करती हैं। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, हमारी बॉडी में जिंक की डिफिशियंसी होगी। हम ले तो प्रॉपर क्वांटिटी तो हमारी ठीक होगी, जो हम इंजेक्शन ले रहे हैं वो तो ठीक होगी, लेकिन उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रॉपर नहीं होगी। इसके बाद फूड कंटेनिंग रिच जिंक, जिनमें जो है वो जिंक सबसे ज़्यादा होता है। मीट जैसे हमने जिक्र किया, उसमें सबसे ज़्यादा स्पेशली एनिमल लीवर जो है, जिगर जो है, जानवरों का जो जिगर होता है, जो लीवर, उसमें सबसे ज़्यादा जिंक होता है। इसके बाद एग्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध हो गया या दही वगैरह, योगर्ट, इन सब चीज़ में जिंक जो है वो वाफर मिकदार में होता है। इसके अलावा व्हीट फूड्स, नट, सोयाबीन वगैरह, ये सारी वो खुराक है जिसमें जो क्या होता है, जिंक वाफर मिकदार में पाया जाता है। अब आते हैं कंपैरिजन ऑफ कॉमन जिंक प्रिपरेशन। जो जिंक हम लेते हैं, ठीक है, वो 2 फॉर्म में होता है, एक ऑर्गेनिक जिंक और एक इनऑर्गेनिक जिंक। अब ऑर्गेनिक जिंक या इनऑर्गेनिक जिंक, इनऑर्गेनिक जिंक बेसिकली जिंक सल्फेट की फॉर्म में होता है, जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में, जिंक कार्बोनेट एंड जिंक सल्फाइड की फॉर्म में। द टिपिकल वन इज जिंक सल्फेट। सबसे अहम जो इनऑर्गेनिक टाइप है जिंक की वो है जिंक सल्फेट। और इसमें मसला क्या है, द ह्यूमन बॉडी एब्जॉर्प्शन रेट इज ओनली 70% विच विल कॉज नॉजिया एंड वॉमिटिंग एज वेल एज अदर। सबसे पहले तो जो जीआई डिस्टर्बेंसेज है, जो इनऑर्गेनिक जिंक होता है, ये क्या कॉज करता है, जीआई डिस्टर्बेंसेज। जीआई जो निज़ामी हाजमा है हमारा, उसकी डिस्टर्बेंस कॉज करता है। उसके डिस्टर्बेंस में क्या क्या आता है, नॉजिया, दिल का ख़राब होना, वॉमिटिंग आना। इसके अलावा बाकी जो जे इरिटेशन वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ क्या होती हैं, जो इनऑर्गेनिक जिंक, स्पेशली कौन सा, जिंक सल्फेट की जो फॉर्म में जिंक होता है, वो लेने से ये चीज़ें जो है वो जे डिस्टर्बेंसेज ज़्यादा होती हैं। इसके कंपैरेटिवली अगर हम ऑर्गेनिक जिंक की तरफ आए तो वो कौन सी फॉर्म में पाया जाता है, वो जिंक ग्लूकोनेट की फॉर्म में पाया जाता है, जिंक लेक्टेट, जिंक ऑक्सिलेट, जिंक सिट्रेट, ये सारे इसके फिजिकल फॉर्म्स हैं जो हम जिंक लेते हैं। तो इसमें कंपैरेटिवली अगर हम इसकी कंपैरिजन करें इनऑर्गेनिक जिंक से, तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन रेट है इन ऑर्गेनिक जिंक की वो 14% है, जबकि जो इनऑर्गेनिक जिंक है उसकी ओनली 70% है। ये इट मीन्स के 50% इसकी एब्जॉर्प्शन रेट इनऑर्गेनिक जिंक से ज़्यादा है। इसके अलावा जो जीआई डिस्टर्बेंसेज, जो निज़ामी हाजमा के डिस्टर्बेंसेज कॉज करता है इनऑर्गेनिक जिंक, तो वो चीज़ें ऑर्गेनिक जिंक में नहीं होती, और हमारी जो जीआई सिस्टम है, जो निज़ामी हाजमा है, वो भी जो है वो बेहतर रहता है।
अब आते हैं कंपोजिशन ऑफ जिंक कैप्सूल। जो टाइम्स की प्रोडक्ट है जिंक कैप्सूल, उसकी कंपोजिशन की तरफ के उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले इसमें है जिंक लैक्टेट। जिंक जो हम ले रहे हैं वो लैक्टेट की शक्ल में है, जिंक लैक्टेट। और हमने जिक्र किया जिंक लैक्टेट क्या है, ये ऑर्गेनिक जिंक है। तो जो इसमें जिंक पाया जाता है वो ऑर्गेनिक जिंक है। इसके अलावा इसमें एक प्रोटीन्स होते हैं, ग्लूकोज वगैरह होता है। जो ऑर्गेनिक जिंक है उसकी एब्जॉर्प्शन रेट भी ज़्यादा है। और जो फाइटिक एसिड जो हमने जिक्र किए थे, जो क्या करते हैं जिंक की एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, तो ये ऑर्गेनिक जिंक जो होता है या जिंक लैक्टेट की फॉर्म में जो जिंक है, तो उसको फाइटिक एसिड जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक प्रोटीन्स होते हैं जो इसमें डाले गए हैं, एक प्रोटीन्स किस फंक्शन के लिए डाले गए हैं, ताकि जो जिंक है उसकी एब्जॉर्प्शन को ये क्या कर सके, बेहतर बना सके। इसके अलावा जो ग्लूकोज इसमें डाला गया है, तो इट इज़ एज अ कैरियर ऑफ जिंक सप्लीमेंट इज बेटर देन एन अदर फूड बिकॉज इट डजंट कंटेन द डिस्ट्रीब्यूट फॉलो जिंक एब्जॉर्प्शन। तो ग्लूकोज असल में जब कैप्सूल बनाते हैं तो इसमें मुख्तलिफ फिलर्स हम डालते हैं। तो ये एग प्रोटीन्स और ग्लूकोज ये बेसिकली टाइप ऑफ फिलर्स हैं। जो मुख्तलिफ बाकी जो चीज़ें फिलर्स होती हैं, इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें से बाज़ जिंक की एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करते हैं। तो जो एक प्रोटीन्स है या ग्लूकोज है, ये जिंक की एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन भी नहीं करते, और जो उसकी एज अ कैरियर प्ले करते हैं जिंक सप्लीमेंट्स में। अब जिंक के फंक्शंस क्या क्या हैं, तो इट इम्प्रूव एपिटाइट। जो हमने जिक्र किया था कि अगर किसी बंदे को जिंक की डिफिशियंसी है तो उसको जो है वो भूख नहीं लगेगी। तो ये क्या करता है, एपिटाइट में जो है वो इसका रोल है, बंदे को भूख ज़्यादा लगेगी और वो जो है वो जो बाकी न्यूट्रिएंट्स है वो जो है प्रॉपर क्वांटिटी में लेता होता है। प्रमोशन, इट प्रमोट टिश्यू रीजनरेशन। टिश्यू रीजनरेशन का क्या मतलब है कि जो वाउंड हीलिंग में जो मुख्तलिफ टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जो सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है। जब वाउंड हीलिंग हो रही होती है तो इसके साथ जो आपके डैमेज टिश्यूज़ हैं या जो डैमेज सेल्स हैं उसकी भी रीजनरेशन होती है। तो ये जिंक क्या करता है, उनकी रीजनरेशन में, उन डैमेज टिश्यूज़ या उन डैमेज सेल्स की रीजनरेशन में एक्टिव रोल जो है वो जिंक प्ले करता है। इसके अलावा इट बेनिफिट्स विजन डेवलपमेंट। अगर किसी बंदे को नज़र की कमज़ोरी है, ठीक है, तो क्योंकि विजन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ होती हैं उसमें जिंक का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर हमारी बॉडी में जिंक की क्वांटिटी नॉर्मल है, उस जिंक का जो लेवल है वो नॉर्मल है, तो हमारी जो विजन डेवलपमेंट है, जो नज़र का डेवलप होना है, जो नज़र की, और ये किस स्टेज में होती है, चिल्ड्रन स्टेज में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, विजन डेवलपमेंट, टिश्यू रीजनरेशन वगैरह या ग्रोथ डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होती है, जो जिंक का लेवल अगर प्रॉपर है तो हमारी विजन डेवलपमेंट प्रॉपर होगी। इसके अलावा है प्रोटेक्ट स्किन। जो स्किन है, इंसानी जेल जो है वो उसको भी प्रोटेक्ट करता है, उसको डिहाइड्रेशन से बचाता है। इसके अलावा जो मेल में जो सेक्सुअल फंक्शन है उसको इम्प्रूव करता है। हमने जिक्र किया कि जो सेक्सुअल फंक्शन होता है उसमें मुख्तलिफ मेल में हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। वो हार्मोन्स फिर जाके मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोस्टेट है जो स्पर्म रिलीज़ करता है उसको एक्टिवेट करते हैं। फिर जो स्पर्म रिलीज़ के बाद उस स्पर्म्स की मैचुरेशन होती है। इस पूरे प्रोसेस में जिंक इन्वॉल्व होता है। तो अगर जिंक की क्वांटिटी हमारी बॉडी में पूरी है तो क्या होगी, ये हमारी सेक्सुअल एबिलिटी जो है वो बेहतर होगी। इसके अलावा इट स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम। जो इम्यून सिस्टम है, जो मुदाफ़ित निज़ाम है वो बेहतर बनाता है। तो जब हमारा जो मुदाफ़ित निज़ाम बेहतर होगा तो जो मुख्तलिफ़ किस्म के जर्म्स है, वायरस है, बैक्टीरिया है वो हम पे ईज़िली अटैक नहीं कर सकते। इसके अलावा प्रोमोट इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। IQ लेवल को डेवलप करने में जिंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस हैं, मेमोरी, IQ डेवलपमेंट और बाकी जितने भी इससे रिलेटेड जो प्रोसेसेस हैं उसमें क्या होता है, जिंक का जो है वो एक अहम किरदार होता है। अब आते हैं जिंक कैप्सूल्स के लिए किसके लिए किस एज के लोग के लिए रिकमेंडेड है। ग्रोइंग एडोलेसेंट एंड चिल्ड्रन, इस एज में जो है वो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है। क्यों? क्योंकि ये वो एज होता है, एक तो जो चिल्ड्रन पहले जो 1 ईयर से लेके
10 ईयर तक के जो एज है इसको चिल्ड्रन में हम काउंट करते हैं, और फिर जो 11 से 19 को इसको हम एडोलेसेंट में काउंट करते हैं। इस एज में हमारी बॉडी की जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, जो मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, वो डिवेलप हो रहे होते हैं। तो इन सारे ऑर्गन या बोन की डेवलपमेंट में जिंक जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो इस एज में स्पेशली जिंक की इंटेक जो है वो ज़्यादा लेनी चाहिए। इसके अलावा प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन जो है, जो हामला ख़वातीन है, या वो ख़वातीन जो बच्चों को दूध देती हैं, तो उनके लिए भी जो है वो जिंक रिकमेंडेड है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो बच्चा होता है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन डेवलप हो रहे होते हैं। तो उस ऑर्गन डेवलपमेंट में, उस बोन डेवलपमेंट में जिंक चाहिए होता है। और वो कहाँ से लेता है? वो जो उसकी मदर होती है, तो वो उस मदर से वो जिंक लेता है। तो इसलिए जो प्रेग्नेंट वुमेन है या जो लैक्टेटिंग वुमेन है, उनको डेली जो है वो जिंक सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। इसके अलावा पीपल एट डिजीज़ रिकवरी एंड वाउंड हीलिंग पीरियड, ऐसे लोग जो या तो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट होते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव का मतलब है कि रिसेंटली जिन्होंने कोई सर्जरी की हुई होती है, कोई ऑपरेशन किया होता है, या अगर रिसेंटली उनको कोई चोट लगी है, वो वाउंड हीलिंग के प्रोसेस में है, तो ऐसे लोगों के लिए भी जो है वो जिंक रिकमेंडेड है। क्यों? क्योंकि वाउंड हीलिंग में जो है वो, या डिजीज़ रिकवरी में क्या होता है, मुख्तलिफ सेल्स या टिश्यूज़ की रीजनरेशन हो रही होती है। तो हमने पढ़ा था कि सेल्स या टिश्यू की रीजनरेशन में जो है वो जिंक एक अहम किरदार अदा करता है। तो क्या होगा कि ऐसे पीपल के लिए, ऐसे लोग जो या तो डिजीज़ रिकवरी स्टेज में या वाउंड हीलिंग स्टेज में हैं, उनके लिए भी ये जिंक जो है वो रिकमेंडेड है। इसके अलावा पीपल विद वीक बॉडी एंड पुअर इम्यूनिटी, वेजिटेरियन या पीपल विद मैल न्यूट्रिशन एंड पुअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जो वेजिटेरियंस हैं, उन सब के लिए क्या है, जिंक रिकमेंडेड है। क्योंकि इन चीज़ों में जो वेजिटेबल्स होते हैं, इसमें जिंक का कंटेंट इतना नहीं होता, या ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जिनका मुदाफ़िती निज़ाम वीक है, तो उनके लिए ये जिंक जो है वो रिकमेंडेड है। अब तरीक़े इस्तेमाल इसका किस तरह है? मेथड ऑफ यूज़, टेक इट विद वार्म वाटर ट्वाइस अ डे, 2 दिन में 2 दफ़ा आप लोगों ने लेना है, नीम गर्म पानी के साथ। जो 3 से लेकर 10 साल के बच्चे हैं उनके लिए 2 कैप्सूल्स ईच टाइम, और जो 10 साल से अबव जो लोग हैं उनके लिए 4 कैप्सूल्स एक टाइम उन्होंने लेने हैं। तो ये जिंक कैप्सूल्स। अब आते हैं सेल्फ टेस्ट फॉर चिल्ड्रन ऑफ जिंक डिफिशिएंसी। अब सेल्फ असेसमेंट आप किस तरह कर सकते हो? किसी बंदे अगर आप कैसे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बंदे को या इस बच्चे को जिंक की डिफिशिएंसी है या नहीं है? तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट्स है, आप लोगों ने ये चेक करने हैं। अगर आपके बच्चे में या किसी और बंदे में ये कोई भी ये सिम्टम पाए जाते हैं, तो इसका मतलब है कि उस बंदे को जिंक की डिफिशिएंसी है। सबसे पहले क्या है? एनोरेक्सिया, डिप्रिकिएट फूड, एनोरेक्सिया, फूड रिफ्यूजल, एपेटाइट रिडक्शन, नो सेंस ऑफ हंगर, नो इनिशिएटिव टू ईट, जो भूख का ना लगना है। या बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब जो हेल्दी फूड है उसकी तरफ इतना तवज्जो नहीं देते, जो जंक फूड है उसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं, भूख उनको नहीं लगती, खाना प्रॉपर नहीं खाते, जो और पिकी फूड का मतलब है कि एक ही खुराक को वो बार बार लेते हैं। तो ये सारी सिम्टम्स क्या हैं? जिंक डिफिशिएंसी से रिलेटेड है। इसके अलावा ईट स्ट्रेंज थिंग, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अजीब अजीब चीज़ें खाते होते हैं, या तो वो जो नेल्स होते हैं नेल्स खाते हैं, या क्लॉथिंग कपड़ा वगैरह उसको चबाते हैं, या आपने ऐसे बच्चे भी देखे होंगे जो मिट्टी या रेत वगैरह खाते हैं। तो ऐसे अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें खाते हैं। तो ऐसे बच्चों में भी क्या होती है? जिंक की डिफिशिएंसी होती है। तो अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स हैं किसी बच्चों में, तो इसका मतलब है कि उनको जो है वो जिंक की डिफिशिएंसी है। इसके अलावा स्लो ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती, उनके जो उम्र होते हैं उनका कद जो है वो ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली उनसे। तो इसका क्या मतलब है कि उनको जो है वो अगर ग्रोथ उनकी प्रॉपर नहीं है तो उनको जिंक डिफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा हाइपो इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम जिनका वीक होता है। तो कैसे आइडिया होगा कि किसका इम्यून सिस्टम वीक है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, इजीली उनको इन्फेक्शन हो जाता है,
मोस्ट कॉमनली रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होते हैं वो बहुत जल्दी उनको होते हैं। तो इसका मतलब है कि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, उनका इम्यून सिस्टम जो है वो लीक लेवल पे है। तो ये क्या जाहिर करता है, जिनकी डेफिशिएंसी। इसके अलावा वाइट स्पॉट्स ऑन नेल्स एंड जियोग्राफिक टंग, आपके टंग पे मुख्तलिफ किस्म के वाइट स्पॉट्स होते हैं या फिर नेल्स पे, तो ये भी क्या करता है, जिनकी डिफिशिएंसी को जाहिर करता है। इसके अलावा हाइपर एक्टिविटी, स्लो रिस्पॉन्स से लैक ऑफ कंसंट्रेशन, पुअर लर्निंग एबिलिटी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनकी लर्निंग प्रॉपर नहीं होती, उनका मेंटल लेवल प्रॉपर नहीं होता, उनका आईक्यू लेवल ज़्यादा नहीं होता, वो जो है वो प्रॉपर एक्टिव कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये जिंक डिफिशिएंसी की अलामात है। इसके अलावा विजन प्रॉब्लम होती हैं, उनकी नज़र जो है वो प्रॉपर नहीं होती, कमज़ोर होती है, या तो उनको जो है वो रात के अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आएगा, या वैसे ही जो है वो ओवरऑल उनकी नज़र जो है वो कमज़ोर होगी। तो ये सारी क्या है, जिंक की डिफिशिएंसी के अलामात है। इसके अलावा स्किन लीजन्स होते हैं, इफ देयर इज अ ट्रॉमा द वाउंड विल नॉट इजीली टू बी हील्ड इजीली कॉज डर्मेटाइटिस, रिफ्रैक्टरी एक्जिमा, मुख्तलिफ किस्म के स्किन डिजीज़ होते हैं, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस वगैरह, जिसमें क्या होते हैं, हमारी जिस्म पे, स्किन पे वो जो मुख्तलिफ किस्म के स्पॉट्स बन जाते हैं। अगर किसी बच्चे को बार बार ये आ रहा है, या अगर उनको कोई उनके स्किन को कोई कट लग जाए और वो वाउंड जो है वो जल्दी से ठीक नहीं होता, रिकवर नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें क्या जाहिर करती हैं, जिंक की डिफिशिएंसी जाहिर करती है। इसके अलावा एडोलेसेंट सेक्सुअल रिटार्डेशन सच एज द मेल जेनिटेलिया टेस्टिस एंड पीनस आर टू स्मॉल, जो मर्द का जो मेल टेस्टिस है वो क्या रहता है, वो स्मॉल रहता है। तो ये भी क्या जाहिर करता है, वो जिंक की डिफिशिएंसी को शो करता है। इसके अलावा रिकरेंट ओरल अल्सर, अगर किसी बंदे को ये बाज़ ऐसे बच्चे होते हैं उनका स्टमक जो है वो स्टमक अल्सर या ओरल अल्सर उनको ज़्यादा होते हैं। अल्सर बेसिकली जो आपकी जो स्टमक की जो लाइनिंग है उसमें लेजन्स पड़ जाते हैं, उसमें ज़ख़म पड़ जाते हैं, इसको अल्सर्स कहते हैं। तो अगर किसी बच्चे को बार बार ये शिकायत हो रही है तो इसका मतलब है कि उस बच्चे को जिंक की डिफिशिएंसी है। Single children can be regarded as zinc deficiency if with any three of the above condition। अब जो ऊपर हमने जो सिम्टम्स डिस्कस किए, जो चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस की, तो अगर आप किसी बच्चे में सिर्फ 3 भी पॉइंट से पाए जाते हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए, तो इसका मतलब है कि उस बच्चे को जिंक की डिफिशिएंसी है। तो ये मुख्तलिफ कंडीशंस थी, मुख्तलिफ सिम्टम्स थे जो क्या शो करते हैं जिंक की डिफिशिएंसी। तो जितने भी आपके सराउंडिंग में जो बच्चे हैं उनको असेस करें, ये कंडीशंस उनमें देखें। अगर आपको लगता है कि उनको मतलब इनमें से कोई कंडीशन उनको है तो उनको जो जिंक के सप्लीमेंट्स है वो जो है वो रेगुलर बेस पे शुरू करवाएं। तो ये था हमारा ओवरऑल आज के जिंक कैप्सूल्स के बारे में। इसमें हमने क्या पढ़ा कि जिंक कैप्सूल पे सबसे पहले जिंक बेसिकली क्या चीज़ है, कैसे मुख्तलिफ हमारी बॉडी में जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उसमें जिंक क्या किरदार अदा करता है, जिंक की डिफिशिएंसी क्या है, जिंक का रिकमेंडेड डेली RDA जो है रिकमेंडेड डेली अलाउंस वो क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। फिर हमने एक टेस्ट सेल्फ असेसमेंट चिल्ड्रन में जो हम करते हैं कि कैसे किसी कोई बंदा ये आइडिया लगा सकता है कि मेरे बच्चे को या किसी चाइल्ड को क्या है जिंक की डिफिशिएंसी है। तो वो सारी चीज़ें जो वो हमने डिस्कस की। आज का ये ब्रीफ सा प्रोडक्ट ट्रेनिंग था रिगार्डिंग जिंक। तो इंशाल्लाह कल जो है वो एक नए टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।